अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पे पाकिस्तान की उसकी जो अंदरूनी सियासत है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम है उसका पहला हिस्सा उसमें हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ़्ते अफ़गानिस्तान का दौरा किया। वहाँ पर उनकी मुलाकात अफ़गान सदर से भी हुई और उन्होंने जो मज़ीद रहनुमा है वहाँ उनसे भी मुलाकात की। यकीनी तौर पे अहम दौरा समझा जा रहा है, चूँकि वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान साहब का ये पहला दौरा है अफ़गानिस्तान का। ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं, जब हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो भी जारी है, उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हो भी रही है और हम माजी में देख चुके हैं दोनों जानिब से गिले शिकवे किए जाते रहे, इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे मुख्तलिफ़ हवालों से। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ जो दौर है उससे ये देखने में आ रहा है कि दोनों जानिब मुलाकातें भी हो रही हैं, कोशिश की जा रही है जो गलत फहमियाँ हैं दोनों मुल्कों में के दरमियान उनको ख़त्म करने के हवाले से। इसी साल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी अफ़गानिस्तान का दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने अफ़गान सदर से मुलाकात भी की थी। हम जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का भी, और ख़ास तौर पे जो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरा किया अफ़गानिस्तान का, ये दौरा कैसा रहा था और इससे क्या जो बदएतमादी की फ़ज़ा है दोनों मुल्कों के दरमियान उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी जो अफ़गानिस्तान का अमन अमल है वो कहाँ पे खड़ा है, आने वाले दिन कैसे होंगे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो पूरा ख़ित्ता है उसका जो अमन वो अफ़गानिस्तान के अमन से मशरूत है और ये बात गलत भी नहीं। लेकिन ये अमन कब मुमकिन होगा, इस तमाम अमूर के ऊपर, इन अमूर पे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए से सैयद मुश्तबा साहब, जबकि टेलीफोन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीर इकराम हुसैन साहब। इन दोनों अहबाब का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुश्तबा साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरा किया अफ़गानिस्तान का, तो आपके ख़्याल में कितना ज़रूरी था, इसकी टाइमिंग जो है इस हवाले से भी, और कैसा जो इस दौरे को आप देखते हैं और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद शाहीन, देखे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दौरा जो है बहुत सही वक्त पे किया गया और ये पहले हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया गया था, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जिस किस्म के तनाज़ात चलते आ रहे हैं, हालात कशीदा होते जा रहे हैं, वो कशीदगी हुकूमतों की सतह से पास होके अवाम में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है अगर उनका सद्देबाब ना किया जाए। एक खुशाइंद बात जो इस दौरे के हवाले से ये है कि इस मरतबा पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी से दौरा किया और मैं आपको हवाला दूँगा पिछले प्रोग्राम का। आपने एक सवाल मुझसे किया था पिछले प्रोग्राम में कि वो जो एविडेंसेस पेश किए हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब और आईएसपीआर ने, वो किनको कहा गया है, तो मैंने उसको कहा था कि चाइना को शायद टारगेट किया जा सके, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है खास तौर पे इस दौरे का, मुझे नहीं लगता कि उस वक़्त वो दौरा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, कि ये उसमें अफ़गानिस्तान को भी टारगेट किया गया था। खास तौर पे क्योंकि सारी कार्रवाइयाँ जो भारतीय जो हुकाम थे उनकी जो कार्रवाइयाँ थी वो अफ़गानिस्तान में दिखाई गई थी और अफ़गानिस्तान को उसमें इन्वॉल्व करके दिखाया गया था। और मैं समझता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी सफ़ारतकारी का बेहतरीन असूल है, ख़ास तौर पे जो ताकतवर कौमें जो हैं, वो इस सफ़ारतकारी में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं कि जिस मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं, वो उनको उसको पहले अंडर प्रेशर ले लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो लास्ट वीक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके असरात कुछ खुल के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से उसकी तैयारी पाकिस्तान ने की और मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी चीज़ के क्या असरात मुरत्तब होंगे पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर, तो देखिए ये बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के मुज़ाकरात हैं। किसी दूसरे मुल्क से इसका मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्काम जा रहे हैं, यहाँ पे 2 पैरेलल हुकूमतों से मुज़ाकरात करने जा रही हैं। ये आम मुज़ाकरात नहीं है। अमूमन ये होता है कि एक मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की एक हुकूमत होती है, लेकिन अफ़गानिस्तान में आप देखें कि इस वक़्त 2 हुकूमतें हैं, साफ नज़र आती हैं। एक अफ़गानिस्तान की जो है इस वक़्त जो कठपुतली हुकूमत है और दूसरी जो है अफ़गानिस्तान की असल ताकत है, जिसके बारे में सबको यकीन है कि जैसे ही अमरीकी फ़ौजियों का इन्हला होगा वो बरसर इक़्तिदार आ जाएँगे। और ये अमरीकी भी समझते हैं, ये भारत को भी समझता है, ये भी समझता है और ये अफ़गान हुकूमत भी समझती है, उनको भी इस बात का एहसास है।
तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो की है, इसके असरात मुस्तक़बिल में देरपा होंगे, क्योंकि इस वक़्त वहाँ जाके 2 फ्रंट्स पे मुज़ाकरात किए जाएँगे और सबसे आप देखिए कि तजारती मामलात को बज़ाहिर कहा जा रहा है, लेकिन साथ में जनरल फैज़ हमीद भी गए हैं। तो इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि वो ना सिर्फ़ एनडीएम के साथ मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि वो उन कुव्वतों से भी मुज़ाकरात करेंगे जो अफ़गानिस्तान के असल हुक्मरान हैं। और मेरे ख़्याल में उन्हीं के दरमियान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में आगे जाके पाकिस्तान को बड़े जो है पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं, चाहे जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन कुछ भी रहे, खित्ते की सूरत-ए-हाल कुछ भी रहे, अमरीकी निकलते हैं, नहीं निकलते, लेकिन अफ़गान हुकूमत के साथ, चाहे जो भी हुकूमत इस वक़्त पेपर्स में है या पस-ए-पर्दा है, उनके साथ पाकिस्तान को वो गलतफ़हमियाँ, वो रंजिशें, वो और वो मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि काफ़ी अरसे से हल तलब। जी, अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपने इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं उनकी जानिब इशारा किया है, उसको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। कुछ दिलचस्प नुक्ते हैं उनके अंदर। मीर इकराम साहब को भी वेलकम भी करते हैं, शरीक गुफ्तगू भी करते हैं। मीर साहब, आपके ख़्याल में ये जो दौरा है, यकीनी तौर पे जब भी किसी वज़ीर आज़म का दौरा, किसी मुल्क के सरबराह का दौरा दूसरे मुल्क में होता है, वो एक खुशाइंद बात होती है। और आपके ख़्याल में ये जो दौरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान का, इससे जो दोनों मुल्कों के माबैन बद-एतमादी की फ़ज़ा है, हम देखते रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से। और सैयद मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने इशारा भी किया कि जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, उन्होंने डिटेल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बार बार उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र किया, और इस हवाले से ख़ास तौर पे कि किस तरह से इंडिया इन्वॉल्व है अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए। तो आपके ख़्याल में ये जो अभी दौरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, इसके ज़रिए से कुछ जो बद-एतमादी की फ़ज़ा है वो कम होगी? जी बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है अहमद शाहीन साहब। ये जो अफगानिस्तान की तारीख है, इस पर अगर गौर किया जाए तो ये पाकिस्तान का जो अमन छुपा हुआ है वो अफगानिस्तान के अमन में है। गो के उसकी आबादी इंतहाई पाकिस्तान की उसका चौथा हिस्सा भी नहीं है, कि बहुत कम आबादी है, लेकिन जिस अंदाज में उस खित्ते में पूरी जंग जारी रही, और अमेरिका की सबसे तवील जो जंग हुई अमेरिका की तारीख में, वो अफगानिस्तान में फंसा है वो आके। तो वो अब यकीनी तौर पे जो अमन की बात कर रहे हैं, जहां आप कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है या दूसरी चीजें इन्वॉल्व हैं, एक साल में आपने करीबन 7,900 के करीब बम मारे हैं कि शहर के अंदर। तो आप ये बताइए, जिसमें 3,000 के करीब बच्चे मारे गए। तो जो अमन की आप बात कर रहे हैं कि वो खित्ता जो कबाइल पर मुश्तमिल हो, जहां कबायली निजाम चला आ रहा हो अरसे दराज से, उसमें आप कामयाब हुए एक जमहूरियत का निजाम लाने में, और जो कि अभी नौमौलूद है जमहूरियत का निजाम वहां पे। और फिर आपकी जो तालिबान से रिसेंटली अमेरिका की एक पूरी डिस्कशन हुई, एक अमन मुआहिदा तय पाया, उनको आप तकरीबन आप लोग जो है ना, आप रजामंद हैं एक सियासी जमात मानने पर, और उनको अब इस फरवरी में आप जाकर कहीं बाकायदा तौर पे तस्लीम कर रहे हैं एक सियासी जमात, और आप उनकी डिमांड निजाम पर है कि यहाँ पर कौन सा निजाम लाया जाए। तो ये जो अमन है, ये जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का अमन, ऑफकोर्स पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान से। तो इमरान खान के अकेले का मसला नहीं है ये, नवाज शरीफ या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अकेले का मसला नहीं है, मिन हैसुल कौम ये पूरे पाकिस्तान के अमन का मसला है। मीर साहब, जो तलखियां रही हैं, हम माजी में देखते रहे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता रहा कि वहाँ पे इंडिया के ज़रिए से वो दहशतगर्दी करवाता है, तो अफ़गानिस्तान के भी ये कहना है कि जो पाकिस्तान का असर व रसूख है तालिबान के कुछ ग्रोहों पर, और उसके ज़रिए से जब वो कार्रवाइयाँ करते हैं अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान में वो पनाह लेते रहे हैं। इस तरह के दोनों तरफ से बहुत शदीद इल्ज़ामात लगते रहे। आपके ख़्याल में ये एक दौरे से, जो भी मौजूदा दौरा है, उससे यकीनी तौर पे राहें तो खुलेंगी मुस्तकबिल के लिए, तो क्या तलखियाँ कम होंगी और जो बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए दो हमसाया ममालिक में, वो कायम होंगे? बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के रास्ते बहुत रही, और उनके लिए बड़ा आसान रास्ता था हिंदुस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर नामालूम कितनी दहशतगर्दियां, कितने ही खुदकश हमले, और बताकर हिंदुस्तान ने बाकायदा अफगानिस्तान में अपने अड्डे बनाए, वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पे फंडिंग की और उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इसमें कोई दो बातें नहीं है, पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा है हिंदुस्तान की जानिब से, जो उन्होंने अफगानिस्तान में एक जाल फैलाया। इस विजिट से इमरान खान की
एक राह हमवार जरूर हुई है। यानी जो अमेरिका चाहता है कि एक अमन कायम हो, और इस वक्त जो अफगानिस्तान में अमन तभी कायम होगा कि जिनकी जमीन है उनके हवाले कर दी जाए। बहुत आसान है। जो वहां के लोकल हैं, जो रह रहे हैं, उनका झगड़ा किस बात पे है कि हम पे बम मत मारो, हम पर और जुल्म मत करो, तो जाए जो अफवाज वहां पे बैठी हैं अपने अपने घर जाएं। जहां तक ताल्लुक है मुआहिदों का, वो तकरीबन इतनी ज्यादा ताशकंद में और न मालूम कहां कहां कॉन्फ्रेंस हुई है। तारीख के 3,000 सरदार कबाइल के इकट्ठे हुए और जिरगा हुआ। ये कौम जिरगे करने वाली कौम है, तो वो तमाम मुस्तकिल इनके जिरगे चलते चले आ रहे हैं और मुआहिदे होते चले आ रहे हैं। अब इमरान खान का बीच में इस तरह से जाना, और जिस तरह मुस्तफा साहब ने कहा कि हमारे ऑफिसर्स भी गए आर्मी के, तो देखिए वहां पर जंग तो जारी है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त वो जंग है, वहां पे एक मुस्तकिल अमेरिका की तरफ से बदस्तूर एक जंग जारी है। तो उससे जान तो छुड़ानी है, उसके लिए तमाम हमारे इस्लामी मुल्क जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये वाकईतन ऐसा होगा, और इसमें जो हिंदुस्तान है वो अपनी शरारत से बात नहीं आएगा। ये मैं आज आपको बता दूं, वो कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन हो। वो हमेशा चाहेगा कि यहाँ पर ये सरजमीन हमेशा जंग में रहे, ताकि उसको रास्ता मिलता रहे अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर। अमीर साहब, इस इंडिया के किरदार और जो इंडिया इसको कैसे देख रहे हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और सैयद मुस्तफा साहब, आपसे एक और जो अहम बात पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि यकीनी तौर पर आपने भी अपनी गुफ्तगू में वो जिक्र किया कि जो पाकिस्तान वहाँ पर अफ़गान हुकूमत से तो मुज़ाकरात कर भी रहा है, और उसके साथ हमने देखा माजी में जब तालिबान रहनुमा भी पाकिस्तान में आए, एक और तंजीम हिज़्ब इस्लामी उसके सरबराह भी पाकिस्तान आए, वहाँ पे उन्होंने आला हुकाम से मुज़ाकरात किए। तो अमल के ऊपर तो पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये बताइएगा और कौन से ऐसे मामलात हैं और हल तलब मसाइल हैं दोनों मुल्कों के माबैन जो बहुत ज़रूरी हैं और जिन पर गुफ्तगू की जानी चाहिए? अच्छा, मैं इन पे बात करता हूँ आपसे, इन हल तलब मसाइल पे जो फौरी तौर पे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे जो पहला गुज़श्ता गुफ्तगू थी उसको थोड़ा सा रेफरेंस से बात करना चाहूंगा। देखें, मैंने जैसे पहले अपने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं। अफगान हुकूमत एक अलग स्टेक होल्डर है और वो भारत के साथ ताल्लुकात की ख्वाह है, और दूसरे स्टेक होल्डर तालिबान है जो कि भारत के साथ इतने करीबी ताल्लुकात नहीं रखते और पाकिस्तान से ज्यादा करीब है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त जो सामने जो मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं इमरान खान के और गनी साहब से या अब्दुल्ला से, वो एक अलग रुख है जिसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल अहमियत उन मुज़ाकरात की है जो अंदरूनी खाना जो जनरल फैज हमीद गए हैं और वो उधर किस किस कुव्वतों से मुलाकात करते हैं, वो असल इस रुख का तयन करेंगे कि आ गई है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आइए हल तलब अमूर की जहां बात करें, उनके साथ वजीर तजारत भी गए हैं, और देखें तजारत का बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ा इशू ये है कि जो भी माल वहां पे जाता है या वहां से आता है, बॉर्डर पे उसको चेक किया जाता है, जिसकी वजह से उस माल की जो है मेयार और उसमें काफी कमी आ जाती है। पाकिस्तानी ड्राइवरों को अफगानिस्तान के अंदर सफर करने की इतनी ज्यादा वो आजादी नहीं है, और उसकी वजह से उनको सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं वहां तक एक्सेस नहीं मिलता, उनको वहीं पे रोक दिया जाता है। जबकि अफगान ट्रक ड्राइवरों को भी बॉर्डर पे रोक लिया जाता है और फिर पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनको आगे लेके माल की तरसील करते हैं। इस वक्त अफगानी हुकूमत का इंटरेस्ट, पाकिस्तानी हुकूमत का इंटरेस्ट ये है कि उनको सेंट्रल एशिया की रियासतों तक एक्सेस मिले ताकि पाकिस्तान की तिजारत में इजाफा हो, बड़ी मंडी है। लेकिन उसके बदले में अफगान जो मौजूदा हुकूमत है अफगान की, जो कि भारत से ज्यादा करीब पाए जाते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि अफगान ड्राइवरों को ना सिर्फ एक्सेस दिया जाए पाकिस्तान में, बल्कि उनको भारत के बॉर्डर तक, वाघा बॉर्डर तक एक्सेस दिया जाए, जहां से वो भारत के दरमियान तिजारत शुरू कर सके। तो ये बड़ा एक तरह जिसे कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स किस्म की निगोसिएशन है, और मैं देखता हूँ ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने इसमें क्या हासिल किया। अगर तो सेंट्रल एशिया की रियासतों तक एक्सेस हासिल करने के लिए वो पूरा का पूरा उनको दे देते हैं कि ठीक है वाघा बॉर्डर तक अब जाए और वहां से इधर इंडिया भी चले जाए, तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ज्यादा गेनफुल नहीं होगा। तो मैं देखना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में, उन्होंने प्रेशर में भी लिया हुआ है, गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी का दबाव है उनके ऊपर, तो पाकिस्तान इस वक्त बेटर पोजीशन में कि ज्यादा गेन कर सके और कम दे सके। बाकी दहशतगर्दी का मसला है, मसाइल है, वो आपके सामने ही है कि वो भी जाहिर सी बात है। अमन, जैसे कि वीर साहब ने जिक्र किया कि इस वक्त अमन भी है, वो भी
उसमें भी जनरल फैज हमीद अहम किरदार अदा करेंगे। इमरान खान साहब शायद इतना अहम किरदार अदा ना कर सके, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि वो पेपर में इस वक्त अफगान हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान है, लेकिन असल मुज़ाकरात जो है अफगानिस्तान की असल कुव्वतों के साथ है, और उसी में पता चलेगा कि वो कौन कौन से मसाइल आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को क्या हासिल होता है और पाकिस्तान को क्या खोना पड़ता है। दुरुस्त। अच्छा अमीर इकराम साहब, इस हवाले से थोड़ा सा आप अपनी जो नुक्ता नज़र है उस हवाले से आगाह कीजिएगा और हमारी रहनुमाई कीजिएगा। सैयद मुस्तफ़ा साहब ने गुफ्तगू के आगाज़ में रेफरेंस दिया और हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बहुत डिटेल में उसको डिस्कस भी कर चुके हैं, जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। DG ISPR वो भी उनके साथ थे। आपके ख़्याल में क्या ये तर्ज़ अमल दुरुस्त था और क्या उसी की वजह से ऐसा हुआ कि जो मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के माबैन हैं उनको कामयाब कहा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ फ़ौरी तौर पर जो पहला रद्द-ए-अमल ये आया कि वज़ीर जो अफ़गान सदर हैं उनकी जानिब से अफ़गानिस्तान में मौजूद कुछ पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का हुक्म ये इतवार के रोज़ सामने आया। तो आपके ख़्याल में क्या ये इसी वजह से है, जैसे सैयद मुस्तफ़ा साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान ने प्रेशर बिल्ड किया पहले और जो सरगर्मियाँ थीं अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की जानिब से और जो उन सरगर्मियों के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करता था, तो क्या आपके ख़्याल में ये स्ट्रेटजी ठीक थी? क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है जिस वक्त उन्होंने ये तमाम बातें की और उसके फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म का दौरा भी था कि इस तर्ज़ अमल से अफ़गानिस्तान पहले ही पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद नहीं करता। बाज़ फ़ोरम पे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके सेंटीमेंट्स थे बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं, अवामी फ़ोरम्स पे वो सामने आते भी रहे। इस मरहले पर वज़ीर आज़म के दौरे से पहले इस तरह की बातें करना और बराह रास्त नाम लेना अफ़गानिस्तान का, ये ठीक तर्ज़ अमल नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं सारे सिलसिले को? बहुत जामे सवाल किया आपने, मुझे खुशी है कि आपने बड़ा जामे सवाल किया। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरे फाजिल दोस्त मुस्तफा साहब ने एक इदारे के जो इंचार्ज हैं, कोई भी इदारा हो, उनका कोई अपनी गुफ्तगू में 6 दफा नाम लिया या 4 दफा। देखिए, वो इस हैसियत से गए हैं जनरल फैज हमीद कि वो वहां पे जाके जो अभी आपने बात की कि कई एक मसाइल चल रहे हैं, वहां वॉर है, वॉर से लोग इधर से भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इदारा जाके बात करेगा। इसमें पर्सनल वो कुछ पर्सनल कोई माने नहीं रखता कि उनकी जगह पे फैज हो या जमील हो या आबिद हो, कोई भी हो, इदारा टू इदारा चलता है, वहां पे कोई एक शख्सियत नहीं चलती। ये मेरी ओपिनियन है जो मैं देखता हूं मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के यानी जिधर से मैं पैदा हुआ, जिधर मेरी पैदाइश हुई, मैं वहां पर ये देखता हूं कि वहां उसकी हिफाजत के लिए एक इदारे ने दूसरे इदारे से बात की है। उस इदारे पे नौकरी इस वक्त किसी की भी हो, वहां पे कोई भी हो, पाशा हो या कोई भी शख्स हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ कम टू द आपके सवाल पे मैं आता हूं। ये जो जहां तक ताल्लुक है कि हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट, हिंदुस्तान के लिए तो बड़ा एक मौका रहा है हमेशा से अफगानिस्तान, कि वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, और अफगानिस्तान उसके लिए बड़ा एक वो जो है ना जबरदस्त मार्केट रही है, ट्रेड के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पे, किसी ना किसी अंदाज में, चाहे उन्होंने अपनी सीमेंट बेचनी है या उन्होंने अपने काम करने हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर मैं आपको बताऊं, ये प्रोसेस जब 2016 में गुलबतीन हिकमतयार ने बाकायदा तौर पे साइन किया अपना पीस एग्रीमेंट इनके साथ, तो उसके बाद से हिंदुस्तान काफी परेशान कुन हालात में रहा है कि अब इतना इजी नहीं रहा। फिर उसके बाद करते करते अब इस मौके पे आ गए हम कि अब काफी हद तक अफगानिस्तान में चीजें आसान हो गई हैं, अमन की तरफ आने के लिए तमाम लोग तैयार हैं, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्लस जो वॉर में इन्वॉल्व रही हैं, डिफरेंट जो भी मुख्तलिफ उनकी वहां पे मौजूदा जमातें हैं इस्लामिक, तो वो तकरीबन सारी राजी हैं कि भाई उसमें कुछ आयन में तब्दीली की जरूरत है, जो कि वो रजामंद हैं, कर रहे हैं। तो उसके बाद जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। पाकिस्तान पे वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है अफगानिस्तान, ये मैं आज आपको बता दूं। चाहे हिंदुस्तान जितना मर्जी उसमें जाकर अपना उनको लालच दे कि हम आपको ये देते हैं, हम रोड्स बनवा देंगे, हम ये डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ही चलेगा। तमाम अरब कंट्रीज पाकिस्तान के साथ हैं, ये बात आज वादे कर दूं। तो लिहाजा हिंदुस्तान के बहलावे में अगर अफगानिस्तान किसी कॉर्नर से भी आ रहा है तो वो अपना नुकसान करेगा, ये बात क्लियर है, इस बात की उनको समझ है।
लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि लालच देने में माहिर है और वो किस अंदाज में वहां पर अपना कर रहा है, खेल खेल रहा है, जिसकी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो हमारे जो इदारे हैं अपने बॉर्डर्स को सेफ करते हैं, उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरह अमन आ जाए। तो पाकिस्तान का जो ट्रेड है या पाकिस्तान से जो आटा है, चीनी है जो अभी स्मगल्ड होती है, या जो आप बात करते हैं ड्राइवर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारा ट्रेड भी खुलेगा अगर अफगानिस्तान खुले दिल के साथ पाकिस्तान के साथ क्लियर हो जाए, मुआहिदों में हर चीज में एक तरफ हो जाए कि हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा पनाह का रिकॉर्ड पाकिस्तान का है, जिसको आप रेफ्यूजीज कह लीजिए, असालम कह लीजिए, पाकिस्तान ने दिया। वो एक कंट्री जिसकी खुद यानी अभी इतनी बड़ी कोई इकोनॉमी नहीं है, लेकिन उसने पूरे एक मुल्क को अपने मुल्क में पनाह दी, अपने पास बिठाया, तो यानी एक मुस्लिम ब्रदर के तौर पे पनाह दी। तो ये चीज अफगानिस्तान को मानना चाहिए। आज वही पाकिस्तान है, उसी पाकिस्तान का वजीर आजम है आपके पास आया है और ये बात दोबारा रीअश्योर कर ले कि हमने पहले भी आपका साथ दिया और आज भी आपका साथ दे रहे हैं, आप माने। और यही पाकिस्तान खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए कि वो समझ जाए ये बात। दुरुस्त। अच्छा सैयद मुस्तफा साहब, इंडिया के हवाले से वजाहत कर दूं कि मीर साहब थोड़े से जज्बाती हो गए थे मेरे मुंह से 4-5 दफा नाम इदारे के सरबराह का सुनने के बाद। तो मैं जरा वजाहत कर दूं मीर साहब को कि मैं 6ठी-7वीं दफा भी उनका नाम लेता हूं। जनरल फैज हमीद का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि मैं उसको खुशाइन करार दे रहा हूं कि असल मज़ाकरात जो है और असल गेन और लॉस जो है वो उन्हीं की बात, जो उनकी जो बातचीत है उससे सामने है। तो मैंने कोई इस पर तनकीद नहीं की थी। मीर साहब थोड़े जज्बाती हो गए थे तो मैंने कहा उनको जरा वजाहत कर दूं। चलें मुस्तफा साहब, एक सियासी रविश, एक सियासी जमात उनका नाम बार बार ले रही है, तो मैं समझता हूं कि हमें इनको दूर रखना चाहिए ऐसे इदारों को। लेकिन यकीनी तौर पे वो इदारे के सरबराह हैं और इससे पहले भी इस हवाले से काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। जब हमने देखा तालिबान का वफद पाकिस्तान आया उसमें भी वो फ्रंट पर थे। बहरहाल मुस्तफा साहब हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली इस हवाले से आगाह कीजिएगा, इंडिया का जिक्र हो रहा है तो इंडिया इस दौरे को कैसे देखेगा, और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा हालात, जब कुछ हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोशिश भी यही है कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुर्बत थी उसमें दरारें डालें। देखिए बात यह है कि मैंने आपसे कहा जो आउटकम आएगा ना इस दौरे से, उसी से पता चलेगा कि इंडिया ने इससे क्या गेन हासिल किया। अगर तो अफगान ड्राइवरों को वाघा बॉर्डर तक एक्सेस दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि इंडिया ने बगैर अफगानिस्तान गए जो है अपने मकासद हासिल कर लिए, क्योंकि काफी अरसे से उनकी यही कोशिश है। वो एक राब्ता चाहते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, और मेरे ख्याल में कि अगर ये सहूलत, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई तो ये इंडिया के लिए गेन होगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये जो अब्दुल गनी की जो हुकूमत है, जो इस वक्त मौजूदा अफगान हुकूमत है, इसको आप एक अबूरी इंटरिम पीरियड की गवर्नमेंट तस्वुर करें, क्योंकि इनको बहर कैफ जो है, इनको अपना सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। और जैसा कि अभी बात कहते कि मीर साहब कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे मुल्क से जाओ, ये नहीं कहते कि हमारे मुल्क से जाओ, ये तो कहते हैं कि आप ठहरे, आप गलत जा रहे हैं। ये तो तालिबान कहते हैं कि हमारे मुल्क से जाओ। तो ये तो वो फैक्ट्री जो चाहता है कि अमेरिकन भी रहे और उसके साथ उनकी सरपरस्ती में हम भारत के साथ ताल्लुकात डेवलप कर सके। लेकिन चूंकि अब उनको नजर आ गया है दीवार पे लिखा हुआ कि अमेरिकन जा रहे हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो उस तरीके से भारत के साथ वो पींगे नहीं बढ़ा सकेंगे जैसे कि वो गुज़िश्ता कई सालों से बढ़ाते रहे। तो ये जाहिर सी बात है कि भारत उसको ये चीज भारत के लिए भी तशवीशनाक है। जी सैयद मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच। मीर इकराम साहब, आप भी हमारे साथ रहे। नाजरीन, अब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने गुफ्तगू की जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा था अफ़गानिस्तान का। अगले जो प्रोग्राम का बकिया हिस्सा है उसमें हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की और उसकी सियासत के हवाले से। हमने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है PDM, उसके जो जलसे हैं उनका सिलसिला जारी है, और हर जलसे में पहले से ज़्यादा इसमें जो उनके बयानात हैं वहाँ पर जलसे में, और उनका अंदाज़ है वो जारहाना होता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में PDM ने जलसा किया और इसमें भी जो PDM के कायदीन हैं उनकी जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत की
हिमायत करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो यकीनी तौर पर PDM के जो बयानात हैं वो उसके ख़िलाफ़ भी बयान देती है, लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो PDM के मुतालबात के साथ साथ जो PDM के जलसे हैं उन पर भी तनकीद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उसको पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेस हैं उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बयान दिया कि अपोजिशन जो है वो इस तरह के बड़े का लफ्ज़ उन्होंने यकीनन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये था कि अपोजिशन जो है वो जलसों के ज़रिए से और सियासी सरगर्मियों के ज़रिए से आवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रही हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और PDM की सियासत के हवाले से भी आगे आइंदा आने वाले दिनों में उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्या हकीकतन हुकूमत को कुछ टफ़ टाइम दे सकेगी और हुकूमत इसको कैसे टैकल कर रही है। इन तमाम अमूर का जायज़ा लेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। और साथ ही साथ जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में दो अहम वाक़यात हुए, दो अहम शख्सियात की अमवात हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनकी वालदा वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली, जबकि साथ ही साथ इलामा जो खादिम रिज़वी साहब हैं वो भी जाँ बहक हुए, वो उनकी भी वफ़ात हुई और हम यकीनी तौर पे ताज़ियत करते हैं इन दोनों से भी और इन दोनों के जो लवाहिकीन हैं उनसे भी। सैयद मुश्तबा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मौजू के ऊपर आते हैं। PDM जो है वो दोबारा से सफ़े मुरतब करती हुई नज़र आ रही है। कल का जो पेशावर का जलसा था उसी तरह से जो दीगर उनके जलसे हैं उसकी तरह बड़ी हाज़िरी थी, तमाम कायदीन भी वहाँ पर मौजूद थे। आपके ख़्याल में कितना टफ़ टाइम दे सकती है PDM हुकूमत को? अहमद, सबसे पहले तो मैं भी ताज़ियत का इज़हार करना चाहूँगा, इज़हार अफ़सोस करना चाहूँगा मियाँ नवाज़ शरीफ के और शहबाज शरीफ की वालदा और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब दोनों जो हैं गुज़िश्ता इस हफ्ते के दौरान जो है चले गए दुनिया से। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि PDM देखें, ये डिपेंड करता है कि PDM का जिस तरह के मोमेंटम उसने पकड़ा था, जब जिसका आगाज़ हुआ था, जब इसकी तश्कील हुई थी, तो उस वक़्त बड़े ही जिसे इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे थे कि हुकूमत को बड़ा टफ़ टाइम देगी। लेकिन उसके बाद ये गिलगित और बिल्तिस्तान के इलेक्शन हुए और उसमें जिस तरीके से ये अलग-अलग एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हुए, तो उससे ये नज़र आ गया कि ये बहरहाल एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बन सकता। देखें, जब आप इस किस्म की मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि जब कोई इंतखाबात होंगे तो हम अलग-अलग खड़े होंगे और वैसे जो है तहरीक साथ चलाएँगे। जब आप तहरीक साथ चलाते हैं और किसी एक ख़ास टारगेट हासिल करने के लिए, किसी एक ख़ास मकसद के लिए, ज़ाहिर है आप ये तहरीक चला रहे हैं, तो आप अर्ली इंतखाबात के लिए चला रहे हैं, सिर्फ़ हुकूमत गिराने के लिए नहीं चला रहे। ये नहीं कह सकते कि आपने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, उसके बाद आप सब अलग-अलग बिखर जाएँगे। जब हुकूमत अगर गिरेगी तो फ़ौरन अर्ली इंतखाबात की तरफ आपकी नज़रें होंगी और उसके लिए अगर आप अभी कौम को कोई हिकमत अमली कोई स्ट्रेटजी नहीं दे सकते, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी मौसर नहीं होगी। ये इनको सोचना चाहिए इस वक़्त, लेकिन इनके साथ मसाइल ये हैं कि ये एक जानिब जो है जो इदारों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए तहरीक को चला रहे हैं, तो दूसरी जानिब उन्हीं इदारों से जो है नेगोशिएट कर रहे हैं, उनसे मराहत लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे चोर दरवाजे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चूँकि ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलना मुश्किल होता है, तो उस वजह से ये इतनी मौसर फिल वक़्त साबित नहीं हो रही, लेकिन आगे आने वाला वक़्त बताएगा आइंदा 1-2 महीने में कि और इस चीज़ का तय्युम इस बात पे होगा। सैयद मुश्तबा साहब, आपकी बात ज़रूरी है, ये इसमें काफ़ी जो अहम अमूर हैं वो हैं, लेकिन हम 2 कॉलर्स हैं उनको लेते हैं दोबारा से, उसके बाद आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू जी। अपना सारे अपना जेडे पार्टियां दे सारे मुसलमान PTI मुस्लिम लीग नून सारे एक कंजर। दूसरे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको शरीक करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शहीन साहब, मैं अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ स्वीडन से। तो आपके जो अफगानिस्तान की बात हो रही थी, तो देखें अफगानिस्तान के लोग या उनके लीडर अक्लमंद होते हैं तो वो पूरी बॉर्डर उनकी ईस्टर्न और हमारी वेस्टर्न अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के पास कोई समुद्र नहीं है, सारी उसकी जो तजारत है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके साथ बड़ी बड़ी नेकियां की, शुरू ही से कर रहे हैं, आज तक नहीं। जैसे इकराम साहब ने कहा, लाखों दुनिया हमने अपने मुल्क में रखी, क्या हालत थी हमारी, लेकिन अफगानिस्तान के लोग आज तक पाकिस्तान के खुलूस को समझ ही नहीं सके।
क्यों? ये बड़ी बात है। आखिर उनके दिमाग में क्या बात है? मदद हम करते हैं, हमारे थ्रू फायदे उठा रहे हैं, मुसलमान भी हैं, जब मुसलमानों की बात आती है हम कहते हैं वो मुसलमान हम मुसलमान। तो ये जब तक ये नहीं समझे कि वो 20 साल से लड़ाई कर रहे हैं तो उनका कुछ बनने वाला नहीं है। नंबर 2, हमारे सियासतदान, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदान जो सारे करप्ट लोगों का एक टोला है, तो ये ऐसे ही है कि आपने एक मिसाल पढ़ी होगी कि वो कहते हैं कि गंदे जो तालाब के मेंढक होते हैं वो ज्यादा शोर करते हैं जब बाहर निकलते हैं। तो ये पाकिस्तान का क्या बगाड़ लेंगे, इस हुकूमत को क्या गिरा लेंगे? ये तो करप्ट लोग हैं। अगर ये अच्छी हुकूमत होती मेरे ख्याल में तो ये सब लोग आज जेल में होते और इनकी जायदादें जब्त हो चुकी होती और पैसा पाकिस्तान के बैंकों में होता। ये ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ जरदारी के खिलाफ नहीं कर रहा था, जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रहा था, दोनों करप्ट थे। और आज ये तीसरी पार्टी भी उनको पकड़ के वो काम नहीं कर रही जो अवाम इनसे एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि उन्हीं दोनों पार्टियों को मिलाकर तीसरी पार्टी खड़ी की गई। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। सैयद मुस्तफा साहब, आप बात कर रहे थे। मैं शायद इनकी इस बात की तायद करूंगा कि अगर कोई अच्छी हुकूमत होती तो वाकई ये सारे के सारे जेल में होते और आधी हुकूमत भी जेल में होती आधी से ज्यादा हुकूमत भी जेल में होती, लेकिन बदकिस्मती हमारी। जी अच्छा सैयद मुस्तफा साहब, टफ टाइम देने के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे। हम माजी में भी हमने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत जब पीटीआई अपोजिशन में थी, वो मौजूदा हुकूमत उस वक्त की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी उनको काफ़ी टफ टाइम देती रही है। एक बहुत तवील अरसे तक उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन हुकूमत गिराने में वो कामयाब नहीं हो सके। हालांकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है और ख़ुद पीटीआई के कुछ हल्के इस तासुर को इस तासुर की इसको नफ़ी नहीं कर सकते कि उनको कुछ और कुव्वतों की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म तो तब्दील हुआ लेकिन हुकूमत का ख़ात्मा उस तरह से नहीं हो सका। तो आपके ख्याल में पीडीएम अगर मुस्तकबिल करीब में कुछ संजीदा हो भी गई, बड़े पैमाने पे तहरीक उन्होंने चला भी ली, अभी तो जलसे कर रहे हैं, लेकिन उनके मौजूदा प्लान के मुताबिक वो इस हवाले से भी अपनी जो हिकमत अमली है वो रखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या इतना ही आसान है धरनों के ज़रिए से या बड़े इज्तिमात करके हुकूमत को गिरा देना? देखिए अहमद शाहीन, ये आप भी जानते हैं कि पिछली नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टफ टाइम देने के में कामयाब हुई थी तो किस वजह से थी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद इतनी कुव्वत थी कि वो टफ टाइम दे सकती थी? दूसरा ये कि आप ये भी जानते हैं कि पीडीएम भी अगर टफ टाइम देगी तो वो किसी मखसूस मुज़ाकरात के नतीजे में ही देगी। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि पीटीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खुद कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के अपने अपने तौर पे जो है वो बातचीत चल रही है। अगर वो अपने कोई मफादात हासिल कर लेते हैं तो पीडीएम जो है जो जिसे कहते हैं कि गबब के गबारे से हवा निकल जाएगी। लेकिन अगर जिस बयानिए को लेके मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी पहली तकरीर दिया और जो बयानिया दिया और उस बयानिए को सही तौर पे लोगों में पहुंचाने में कामयाब हो गए कि वो इदारों के खिलाफ नहीं है बल्कि कुछ मखसूस शख्सियात के खिलाफ है, जो कुछ ताले अज़बात शख्सियात के खिलाफ है और किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उस बयानिए को लेकर और ये लोग अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें, सौदेबाजी ना करें, तो ये हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। मीर इकराम साहब, आपकी जानिब भी आएंगे, एक कॉलर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। अच्छा जनाब, मैं हबीब बोल रहा हूँ लंदन से। अच्छा, ये इस वक्त जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम इमरान खान है, उसका कोई किसी को पता है कि उसका कारोबार क्या है? उसका कारोबार है सदकात, ज़कात और खैरात का माल खा रहा है और 300 कनाल उसका घर है। तो ये कहते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। यानी आसिफ अली जरदारी, उसका बाप उस वक्त एमएनए बना था जब जुल्फकार अली भुट्टो का तूफान था। उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और वो एमएनए बना। उसकी 2 बहनें एमपी हैं, उसका भाई, उसका बेटा है एमपी है। मियां नवाज शरीफ का भी कुछ न कुछ कारोबार है, मगर इसका क्या कारोबार है? ये इस वक्त पाकिस्तान का बदतरीन, बददियानत, बेईमान तरीन शख्स है। इसने कश्मीर को बेच दिया है, इसने कश्मीर की माओ बहनों का सौदा किया है।
ये बेगैरत है। ये चलें, आपने इस हवाले से अपनी गुफ्तगू की, बाकी जो सदक़ात खैरात के हवाले से गुफ्तगू की है वो यकीनी तौर पे हमने देखा उन्होंने शौकत खानम भी बनाया, और इस हवाले से बग़ैर सबूत के इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो बहरहाल ज़ुबान के इस्तेमाल के हवाले से यकीनी तौर पे हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, ना सिर्फ टीवी पे बल्कि टीवी के अलावा भी। बहरहाल वापस अपनी गुफ्तगू की जानिब आते हैं। मीर इकराम साहब, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू हो रही है PDM और उसकी सियासत के हवाले से। हुकूमत शुरू दिन से कहती रही है कि हम PDM की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हैं, ये जितना भी इत्तेहाद कर लें और जमातों को भी आपस में मिला लें, जितने मर्जी जलसे कर लें, लेकिन हमें जो तहरीक अपोजिशन की तहरीक है उससे कोई ख़तरा नहीं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं हर जलसे से पहले भी, जलसे के फ़ौरी बाद भी वज़ीरों, मशीरों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूर दूर के रहनुमा हैं उनके बयानात वो उसी जलसे के हवाले से होते हैं, उसकी सरगर्मियों के हवाले से होते हैं। तो क्या आपके ख़्याल में ख़ुद से ये इस तरह की जो बयानात हैं, इस तरह का जो तर्ज़ अमल है वो ख़ुद वेट नहीं डाल रहा PDM के पलड़े में? अहमद शाहीन साहब, पाकिस्तान का जो सियासी खेल है, इसको मैं खेल का दर्जा दे रहा हूं। अब ये बाकायदा एक सियासी खेल है, कारोबार कह लें और फिर खेल कह लें, दोनों इसमें पार्ट है, दो सेक्शन है इसके। इसमें जो हमारे सियासी प्लेयर्स हैं, इनकी टीमें हैं, 2-3 टीमें हैं जो इस ग्राउंड में उतरती हैं, इनका टूर्नामेंट होता है जिसको आप इलेक्शन कहते हैं, या कारोबार कह लें, जो कंपटीशन है, फिर मंडी लगती है। सर, इस निज़ाम में हर 2.5 साल बाद इसी तरह जलसे, जुलूस और फिर ये हंगामे और ये फिर लॉन्ग मार्च, ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है, मुख्तलिफ अदवार में अगर आप देख लें। रहा सवाल जो हमारी सियासी जो कारोबारी शख्सियात हैं या सियासी लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा से पाकिस्तानी अवाम को दिया कुछ नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो हमारे सियासी लीडरान बज़ाहिर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने इसी मुल्क को लूटा, इसी मुल्क के नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद की। जो नौजवान कॉलेज पढ़ने जाते हैं उनको अपनी सियासी सरगर्मियों में लगा के उनको पुलिस और थानों में डाल देना, ये तो बर्बादी का एक फैक्टर। अब ये PDM जो बज़ाहिर तो एक जत्था है पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन इनके अपने मफादात है। एक तरफ कहते हैं कि हमको जनाब आप हमें हुकूमत जो है सिलेक्टेड है, गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं हम फौज से उसी सूरत में बात करेंगे इनसे। खत्म, फौज से क्यों बात करनी है आपने? एक तरफ आप भी बात करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो उनको इनके पीछे कोई हिमायत थी, तो जो इनके इरादे हैं वो सिर्फ हाकिमियत और हुक्मरानी और अपना वो जिसको कहते हैं ना कि एक मंजिल इनकी कुछ और है। मीर साहब, तो हुकूमत को कोई खतरा या खौफ, हुकूमत को खतरा है और क्या खौफ महसूस कर रहे हैं PDM की इन सरगर्मियों से? देखिए, मैंने कहा ना, ये हमारे सियासी खेल का हिस्सा है। वो मतलब इनकी जगह अगर कोई भी हुकूमत होती, ये खेल तो शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू किया, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू किया, अब इन सब ने मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू कर दिया है। ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर होता है। तो हुकूमत यकीनी तौर पर जब डिस्टर्ब है, इसमें कहें जी हुकूमत डिस्टर्ब नहीं है, हुकूमत के मामला तो डिस्टर्ब है और हुकूमत को टफ टाइम दिया PDM ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये PDM अब खास तौर पर ये 2-3 जमातें जो हैं, ये आपस में भी कई चीजों पर इख्तलाफ रखती हैं। कुछ का जाती मफाद है, कुछ चाहते हैं कि इस जलसे जुलूस से कुछ हमारे जाती खानदानी मसाइल हैं वो हल करने हैं, कुछ दूसरे हैं उनको अपने मसाइल हल कर रहे हैं। तो जहां तक डेवलपमेंट और पाकिस्तान के मसाइल की हल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ अपनी जाती जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह अभी मुस्तफा साहब ने कहा था ना, ये सारे अंदर हो जेल में, तो एक दफा तो सर ये ऑपरेशन हो ना पूरा, कि जिन जिन पे भी करप्शन है, वो PTI के हैं, वो नून लीग के हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, इनको तो अंदर डाले ना, इनका तो इलाज करे, फिर इनकी सिफारिशें ना हो, ये नैब और इधर उधर से कोई वन वे ट्रैफिक नहीं चले, फिर इनको सबको अंदर डालें, फिर इलाज हो प्रॉपर, पूरी सर्जरी हो। लेकिन जिन्होंने अंदर डालना उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सैयद मुस्तफा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता जो कल का जलसा था उसमें एक मरतबा फिर काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की, आर्मी के हवाले से भी गुफ्तगू की और हुकूमत के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हम डंडे के ज़ोर से इस हुकूमत को सीधा कर इसको ठीक करेंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अब वो मैदान जंग में मौजूद हैं और जंग से पीछे नहीं हटेंगे।
आपके ख्याल में क्या वो अपनी ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि उन्होंने हर हाल में एक मोमेंटम बनाने के बाद इस्लामाबाद का रुख करना है, जैसे हमने माजी में भी देखा उन्होंने उसका रुख किया था, और क्या वो इस बारे में पूरी तरह से कमिटेड है? और अगर वो कमिटेड हैं तो बाकी पार्टीज़ का भी वही मौक़िफ़ होगा जो मौलाना साहब का है? देखिए, ये जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है ये सिर्फ एक से लोगों अवाम के लिए अवामी ज़बान होती है और अवाम पे प्रेशर डालने के लिए और मोमेंटम क्रिएट करने के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। बाकी जहाँ तक मौलाना का भी अगर कोई मामला तय पा जाते हैं या उनके साथ, या अगर वो देखते हैं कि उनके दूसरे लोग उनके साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ पे कायम थोड़ी रहेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि ये तमाम इस तरह के ये कई जमातों का जत्था है और मुख्तलिफ ख्याल गिरोह हैं, तो पाकिस्तान में आप देख लें कि हमेशा से मुख्तलिफ ख्याल जमातों के गिरोह ही जो है उन्हीं को सामने लाया जाता है और वो ही फिर तब्दीली का बाइस बनते हैं। आपके सामने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था 77 में, वो भी मुख्तलिफ ख्याल जमातें थी। जब तक उनको पीछे से पुश मिलता रहा, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। MRD बनी, वो भी मुख्तलिफ ख्याल जमातें थी। IGI बनी, वो भी मुख्तलिफ ख्याल जमातें थी। और अब जो है ये जिसे PDM बनी है, वो भी मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुख्तलिफ ख्याल जमातें, ये मुख्तलिफ ख्याल जमातें ही होती हैं जब इनको पीछे से कुव्वत मिलती है, को थोड़ा सा इनको कोई इनिशिएट करता है, जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनके इशारे पे ये आगे आती हैं, तो ये बड़ी से बड़ी हुकूमत को हिलाने में कामयाब हो जाती हैं। और अगर इनको पीछे से नहीं मिलता, इनके साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं, इनको अलग करना होता है, तो ये मुंतशिर हो जाती हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हुकूमत को टफ टाइम देने का टाइम है, तो हुकूमत खुद इसलिए परेशान है कि हुकूमत को भी पता है कि इनकी बातचीत जो है वो चल रही है, और फिर हुकूमत को ये भी पता है कि जिनकी सरपरस्ती में वो हुकूमत कर रही है वो भी मुत्तहद नहीं है। उनमें भी इस वक्त जो है अंदरूनी खाना बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो चीजें फैली हुई है। तो हुकूमत के लिए ये चीज तशवीशनाक है और वो ये देखते हैं कि किसी वक्त भी पलड़ा जो है वो इनके हक में भारी हो सकता है और हुकूमत हाथ से जा सकती है। तो हुकूमत परेशान है जी। अच्छा, मीर इकराम साहब, इस हवाले से थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र पेश कीजिएगा और हमारी भी रहनुमाई कीजिएगा कि अभी गुज़िश्ता रोज़ भी उस जलसे के बाद और उससे पहले भी एक दो रोज़ से हुकूमत तवातुर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी उसका जिक्र किया, दीगर वज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो मुल्क में कोरोना फैलाने का बाइस बन रही है इस तरह की सरगर्मियों से, सियासी सरगर्मियों से। तो आपके ख़्याल में क्या, यकीनी तौर पे हम जानते हैं कोरोना न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक सीरियस मसला है और इसका तदारुक होना भी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में एकदम से कोरोना को इस्तेमाल, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस कार्ड को इस्तेमाल कर रही है और इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है अपोजिशन की सरगर्मियों से डर कर या बहरहाल जिस तरह से भी। आपके ख्याल में क्या ऐसा ही है कि हुकूमत, क्योंकि हमने देखा हुकूमत खुद भी जलसे करती रही है, तो क्या हुकूमत इस कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है? यस, ये आपने बात सही निशानदेही की। ये गैर जरूरी बात है इस तरह से कहना कि कोरोना जो है वो अपोजिशन के मामला अपोजिशन के ऊपर डाल रहे हैं। कोरोना तो आप भी इसी तरह जलसे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो उनको क्यों आप बुरा कह रहे हैं? आप खुद भी गलत कर, हुकूमत भी गलत कर रही है। इसमें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कानून है उसकी पासदारी तो सबको करनी है। हुकूमत के ऊपर कानून लागू नहीं है, हुकूमत पे भी लागू है। तो ये हुकूमत की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत ये कहे कि जी कोरोना फैल रहा है अपोजिशन की तरफ से। ये बहुत ही बचकाना बात है, मतलब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। कुछ हमारी वैसे हुकूमत की, PTI की, साफ लफ्जों में कहूंगा, कुछ ऐसे नौजवान या इनके कुछ है हमारे दोस्त जो बाज़-औक़ात वो बात करते हैं जो स्कूलों में बच्चे करते हैं। इस तरह नहीं करनी चाहिए कि जी कोरोना अपोजिशन फैला रहा है। कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया है, तो वहां पे क्या मतलब है कि वहां पे भी नून लीग फैला रही है जाके, या कोई पीपल्स पार्टी फैला रही है? ऐसे नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपके इल्जामात लगा रहे हैं, आए मैदान में, उनको साबित करें कि किस अंदाज में, गिनवाएं काम अपने आकर, बताएं कि आपने क्या डेवलपमेंट की है। आपके जो अहल हैं लोग, जो आपकी काबीना में कितने अहल हैं, तो वो जो आपने पुलिस में जो एक इत्तलाहात लेके आनी थी, या पुलिस में आप एक इनकलाब ला रहे थे, वो किधर चला गया? जो आप इंडस्ट्री में इनकलाब ला रहे थे वो किधर चला गया? जरा साबित करें। तो ये जरा डिफिकल्ट टास्क है। तो जो इस पे कोरोना के पीछे मत छुपे,
इसको आपको मुकाबला करना पड़ेगा। मीर साहब, एक कॉलर साथ मौजूद हैं, उनको भी साथ शरीक कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाजिया जी, अफगानिस्तान की बात हो रही थी। अफगानिस्तान के लोग सादा अच्छे लोग हैं, झूठों की सरकार के झूठों को भी सच मानते रहे हैं, अब ठीक हो जाएंगे। जब बाकी जो है हमारे यहाँ भी पीडीएम ठीक ठाक झूठों का यानी छोड़ने का सुर सुना रही है, सुन रहे हैं। अल्लाह बेली। थैंक यू वेरी मच। आपने इस हवाले से अपनी गुफ्तगू की। सैयद मुश्तबा साहब, कोरोना के हवाले से बात हो रही है, मीर इकराम साहब ने भी अपनी राय इस हवाले से दी, लेकिन हकीकत ये है कि हमने देखा जब कोरोना की फ़र्स्ट वेव थी पाकिस्तान में, उस वक्त अपोजिशन के ही कुछ रहनुमा थे जो ये मुतालबा करते रहे हुकूमत से कि सख्त लॉकडाउन किया जाए। और सिंध में हमने देखा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ुद से सबसे पहले आगाज़ किया लॉकडाउन का। तो अब हुकूमत जब लॉकडाउन के लिए कह भी रही है, लॉकडाउन से पहले वो कह रहे हैं कि सरगर्मियों को महदूद किया जाए, और अगर महदूद करने के बावजूद केसेस बढ़ते रहे तो फिर हमें लॉकडाउन की जानिब भी जाना होगा। और अब अपोजिशन के बात मानने पे तैयार नहीं, चूँकि अब उनके जलसों का सिलसिला जारी है। अब इन्होंने मुल्तान में भी करना, फिर लाहौर का जलसा है। तो इस तर्ज अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तर्ज अमल दोनों तरफ से एक ही जैसा है, दोनों कोरोना को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत, अपोजिशन पहले कहती थी कि लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन नहीं हो रहा, हुकूमत लॉकडाउन करके नहीं देती थी। अब हुकूमत लॉकडाउन करने के दर पे है और अपोजिशन लॉकडाउन पे अमल नहीं कर रही। दोनों अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी जरूरियात और अपने अपने मफादात के तहत इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ये से है कि अपोजिशन जिम्मेदार है या हुकूमत जिम्मेदार है, ये बिल्कुल बेवकूफाना बात है। लेकिन जो आप देखें कि हुकूमत की जानिब से और भी जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे अदालत ने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके इकदामात की तौसीक की, लेकिन साफ इनकार कर दिया कि हम इस बारे में कोई हुक्म नहीं देंगे। अब हुकूमत, जो हुकूमती वुज़रा है, वो ये बात लेके चल रहे हैं कि जनाब अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, हालांकि अदालत ने ऐसे कोई अहकामात नहीं दिए। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि यहाँ भी कराची की तरह 3-4 कोई अफसरान जो है, इंटेलिजेंस अफसरान, वो जज्बाती नहीं हो गए जैसे कराची में जज्बाती हो गए थे, और यहाँ भी कोई इस तरह की कार्रवाई कर डाले, लेकिन उन्होंने नहीं की। शुक्र है यहाँ पे जज्बात का इतना जोर नहीं था जितना कराची में 4 अफसरान जज्बात में आ गए थे। तो मसला ये कि कोई भी ऐसा हथकंडा जिसके जरिए इस तहरीक को रोका जा सके, चाहे कंटेनर लगाए जाए, चाहे सड़कें ब्लॉक की जाए, वो हुकूमत उसको गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि वो हर हाल में इस चीज से खौफजदा है। हालांकि शायद इतनी खौफजदा होने वाली बात ना हो, क्योंकि जैसा कि मीर साहब ने कहा कि मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं और मुत्तहद नहीं है और खुद मुज़ाकरात में लगी हुई है, लेकिन हुकूमत को हमेशा इस किस्म का खौफ होता है। और ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं, माजी में भी जितनी भी हुकूमतें, जब भी ऐसे जलसे होते हैं तो एक जिसे कहते हैं कुछ उसको क्या कहते हैं, उसको कि खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। और इसी तरह पीटीआई की हुकूमत भी खौफ में मुब्तला हुई भी है और उसके लिए जो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जी सैयद मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने तफसील से इस हवाले से गुफ्तगू की। मीर इकराम साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपने भी मौजू के हवाले से जो अपनी राय है उसका इजहार किया और हमें आगाह किया, हमारी रहनुमाई की। थैंक यू वेरी मच आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, प्रोग्राम का ये जो दूसरा हिस्सा था, इसमें हमने बात की पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात में जिस तरह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका वो जो अपनी सरगर्मियों का इनेकाद कर रही है, और ख़ास तौर पर हुकूमत जिस तरह से उसको काउंटर करने के लिए माजी में तो मुख्तलिफ इक़दामात करती रही, लेकिन अब उन्होंने जो कोरोना है उसका मलबा भी PDM के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। यकीनी तौर पर कोरोना एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं, लेकिन जब इस तरह के किसी इशू को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए और नाकामियाँ छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पे फिर लोगों में चहमगोइयाँ भी होती हैं। यह था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक से अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।